हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखें कि स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका नाम है क्षेत्रीय भूगोल या फिर रीजनल ज्योग्राफी। इसको स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आई रिपीट कि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम पेपर उठाकर देखेंगे तो लगातार रीजनल ज्योग्राफी से आने वाले क्वेश्चंस की जो वेटेज है वह बढ़ रहा है। चाहे वो 2024 का एग्जाम हो या फिर 2023 का एग्जाम हो, आप पाएंगे कि रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम उनको ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली पढ़ लेते हैं और पर इसमें भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा कहां से गया था, चाहे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो या फिर चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हो। एक्चुअल में यह क्वेश्चंस रीजनल ज्योग्राफी से आते हैं। पहले वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया के लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों को कवर किया था। सेकंड हमारा उत्तराखंड पर आधारित था और थर्ड हमारा जो कि संडे को अपलोड हुआ ये उत्तर प्रदेश पर आधारित वीडियो था। याद रखें कि यह चौथा वीडियो है और यह बिहार राज्य पर आधारित है। यह पूरी सीरीज की PDF आपको स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और साथ में याद रखिएगा कि यहां जिन भी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, बच्चे एक बार आप सर्च करें। सर्च करने पर आपको दूसरे तीसरे नंबर पर यह प्लेलिस्ट आराम से अवेलेबल हो जाएगी। क्रम वाइज तरीके से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे हम चलेंगे। और जिन भी स्टूडेंट का ये डाउट था कि क्या आप एक एक स्टेट कवर कराएंगे, तो बिल्कुल मैं एक एक स्टेट कवर कराऊंगा। बट इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि यदि आप सपोर्ट करेंगे इस सीरीज को तो मैं ऐसी ही और अन्य सीरीज आपके लिए लेकर आता रहूंगा। यानी कि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक एक राज्य कवर कराऊंगा। और ये बेसिकली यूपीएससी की जर्नी में अधिकतर टाइम नहीं कराया जाता है। दैट इज वाई मैं इसको यूट्यूब पर लेकर आया हूं, ताकि वे स्टूडेंट जो फीस देने में कैपेबल नहीं हैं वे भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत अच्छे से पूरा कर पाए। मैं आपसे 2 चीजें मांग रहा हूं, इवन 3 चीजें मैं आपसे मांग रहा हूं। पहला, आप अपनी सोच, अपना व्यक्तित्व, अपनी भाषा एक यूपीएससी एस्पिरेंट जैसी रखें। अर्थात यहां पर आप यदि इस सीरीज से आपको कोई शिकायत है या फिर आप किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो लाना चाहते हैं या फिर लाऊंगा तो मैं ही, आप किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि सर आप एनवायरमेंट के टॉपिक पर लाइए, आप XYZ टॉपिक पर लाइए, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि इस सीरीज से कुछ शिकायत होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट ये वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अर्थात एक यूपीएससी एस्पिरेंट के जैसा आपका कमेंट मुझे लगना चाहिए, जो कि मुझे लग भी रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कमेंट किए हैं उन सभी के पॉजिटिव कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैं आगे और भी मोटिवेशन के साथ ये पूरे स्टेट कवर करूंगा। दूसरी बात कि यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो कम से कम आप अपना एक लाइक दें, है ना, ताकि मुझे पता चल पाए कि वाकई में ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। और तीसरी बात कि आप कम से कम इसे एक बार शेयर अवश्य करें। और वे सभी स्टूडेंट जो भी अपनी यूपीएससी की जर्नी को और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो वे जुड़ सकते हैं हमारे स्टडी IQIAS के P2I बैचेस के साथ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि स्टडी IQIAS हिंदी ने प्रतिज्ञा बैचेस लॉन्च किए थे और ये प्रतिज्ञा 2.0 बैच हैं। अर्थात सब कुछ वैसा ही है कि यदि आप 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो 2025 के एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ ही आपको यह पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, जो कि 15 अगस्त के पहले एडमिशन लेने पर आपको 47% डिस्काउंट के साथ मिलेगी। याद रखिएगा बच्चे कि एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कारण ये नहीं है कि ये प्रतिज्ञा बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और आप फीस जमा करेंगे यहां पर और स्टडी IQIAS हिंदी को आपसे फीस प्राप्त हो जाएगी। ये आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह बिहेव कर सकता है कि सर यदि मैं इस पूरी 2025 की तैयारी को स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म के साथ कवर करता हूं और मैं 2025 का एग्जाम यदि क्वालिफाई कर लेता हूं तो ना मेरी केवल और केवल फीस वापस होगी, बल्कि आने वाली पूरी जर्नी, यानी कि चाहे वो मेंस की प्रिपरेशन हो या फिर वो चाहे इंटरव्यू गाइडेंस की प्रिपरेशन हो, वो सभी आपकी फुलफिल होने वाली है। याद रखिएगा सब कुछ वैसा ही है, चाहे वो SIP प्रोग्राम हो, चाहे वो SIM प्रोग्राम हो या फिर चाहे वो MRP या
वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, सब कुछ आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, ये 2025 के टारगेट को अचीव करना है, 2025 का प्री क्वालिफाई करना है। याद रखें, मंजिल किसी का वेट नहीं करती। आपको यदि प्रयास करना है तो आज से जुटना पड़ेगा। आप यदि नेक काम की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं और आप एक अच्छे मौके की तलाश में हैं, तो बच्चे मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये बात कुछ पेरेंट्स को, कुछ स्टूडेंट को बुरी लगे, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि अच्छा मौका कभी नहीं आ पाता। अच्छे मौके की तलाश के लिए आपको आज से जुटना पड़ेगा और इसीलिए ये प्रतिज्ञा बैचेस बेसिकली लॉन्च किए गए हैं। यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो विथ AKB लाइव कोड आप इनसे जुड़ सकते हैं। और आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं एक ऐसे राज्य को लेकर जहां पर कहा जाता है कि यह गरीब राज्य है, और यह गरीब राज्य होने के बावजूद यदि आप पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा एजुकेशन आपको यही के स्टूडेंट्स में देखने के लिए मिलेगी। यूपीएससी की तैयारी करने से संबंधित, चाहे वो यूपीएससी की हो या फिर चाहे वो स्टेट PCS की हो, इसकी तैयारी करने से संबंधित सबसे ज्यादा डेडिकेशन इन्हीं राज्यों में आपको दिखाई देगा। याद रखिएगा कि यह जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा, और साथ में एरिया वाइज यदि बात की जाए तो यह भारत का 12वां या फिर 13वां राज्य आता है। जनसंख्या में तीसरा और एरिया वाइज 12वां या 13वां राज्य आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार एक ऐसा राज्य जिसको कालांतर में, जिसको भूतकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था और बहुत ही पर्सपेक्टिव डायनेस्टी थी। चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे पाला साम्राज्य हो, या फिर चाहे वो कोई सा भी साम्राज्य हो, आप पाएंगे कि उसका केंद्र बिहार ही था। बावजूद इसके आज यदि आप देखें तो बिहार पर चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो भौगोलिकता हो, इस पर ध्यान बहुत कम केंद्रित किया जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है स्थानीय पॉलिटिक्स। हम इसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इसके बारे में डिस्कशन किया गया तो कई टॉपिक्स निकल कर आएंगे जिसके कारण हमारा मेन टॉपिक छूट जाएगा। परंतु याद रखिएगा कि बिहार बहुत ही सम्मानीय राज्य है और बिहार में जो स्टूडेंट्स निवास करते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। कारण यह है कि ग्रामीण जनसंख्या आज भी यहां पर मौजूद दिखाई देती है और लगभग 12 से 13% ही नगरीय आवास आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अर्थात संघर्ष क्या होता है यह बिहार के व्यक्तियों से यदि पूछा जाए, बिहार के मेनली बिहार के स्टूडेंट से यदि पूछा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से इसको डिफाइन कर पाएंगे। शायद इसीलिए भी यदि आप देखें तो सिविल सर्विसेज में बिहार के स्टूडेंट्स का चयन अधिक होता है। याद रखें कि यह वही स्टेट है जिसके बारे में कहा जाता है कि जैन मुनि जितने भी हुए उनको जो भी शिक्षा प्राप्त हुई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इसी एरिया में हुआ। इसीलिए बिहार का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बिहार में भारत के 5 नाम आपको छुपे हुए देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली एक सोसाइटी है जिसका नाम है प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुआ जलालपुर। इसके एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्री प्रकाश बरनबाल। बरनबाल हैं ये, वर्णबाल नहीं है, याद रखिएगा, बरनबाल। इनका कहना है कि यदि आप बिहार को देखें तो बिहार में आपको भारत के 5 नाम देखने के लिए मिलते हैं। दैट इज, एक आता है भारत, एक आता है इंडिया, एक आता है हिंदुस्तान, एक आता है आर्यावर्त और आर से आपको देखने के लिए मिलेगा रेवा खंड। ये 5 नाम आपको बिहार के अंदर लोकेटेड देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? ये किसका कहना है? तो आई रिपीट कि प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुआ जलालपुर के अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बरनबाल का ये कहना है ना। अब यहां पर ये बातें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु मेरा डिस्कस करने का आशय ये है कि आप किसी भी स्टेट की जनसंख्या, किसी भी स्टेट के एक पर्सपेक्टिव को देखकर वहां की पूरी चाहे वो ज्योग्राफिकल हो चाहे पॉलिटिक्स हो, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। भले ही बिहार गरीब राज्य है, भले ही यहाँ की आधे से अधिक पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, परंतु इनमें संघर्ष की भावना आपको बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगी। बच्चे याद रखिएगा कि बिहार में यदि आप देखें तो बिहार में ही आपको प्राचीन समय में बहुत ही विशाल मानी जाने वाली और बहुत ही सम्मानीय नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी एरिया में देखने के लिए मिलता है। अर्थात ये नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी जानी जाती है। अब चाहे वो नालंदा हो, चाहे बोध गया हो और चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो, यह इसके लिए मेनली जानी जाती है। अर्थात कालांतर में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र यह बिहार रहा करता था। बिहार की राजधानी यदि आप पटना को देखेंगे तो पटना में भी आज आपको IIT IIM जो दिखाई दे रही है, यह भी भारत में अपना एक विशेष स्थान रखती है। अर्थात टॉप 100 IITs में आप देखेंगे तो बिहार की पटना यानी कि IIT पटना का नाम आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। साथ ही
यहां पर एक एरिया देखने के लिए मिलेगा जिसको कॉल किया जाता है वैशाली। और जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस वैशाली का नाम भी ऐतिहासिक धरोहरों में काउंट किया जाता है। अर्थात यदि आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बिहार इंपॉर्टेंट है ही। जैसा कि मैंने बताया, मौर्य डायनेस्टी हो चाहे कोई सी भी डायनेस्टी हो, उसका केंद्र आपको बिहार ही देखने के लिए मिलेगा मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में। याद रखें कि यह बिहार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सर महात्मा गांधी के जो अस्थि कलश थे, ये 12 स्थानों पर प्रवाहित किए गए थे और इन 12 स्थानों में से एक आपको बिहार में लोकेटेड मिलेगा। इसका नाम है त्रिमोहिनी संगम। यह भी बिहार में ही आता है। याद रखें, बिहार का भोजन भी बहुत ज्यादा फेमस है। इवन यदि आप बिहार से बाहर भी रहते हैं, जैसे यदि आप दिल्ली में निवास करते हैं, आप किसी भी एरिया में निवास करते हैं, तो वहां पर आपने गक्कड़ भरता, आपने बाटी भरता, आपने लिट्टी चोखा का नाम अवश्य सुना होगा। यह बिहार की ही देन है। सत्तू, जिसे हमारे पेट के लिए, जिसे मेनली समर सीजन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, ये बिहार की ही देन है। ये बिहार का ही मुख्य भोजन है। याद रखें कि आई रिपीट कि यहां पर बिहार को कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, परंतु मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिहार जैसा राज्य आपको भारत में शायद ही देखने के लिए मिले। कारण यह है कि यहां पर गरीबी के साथ साथ आपको प्यार भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अर्थात यहां के स्थानीय लोगों की भाषा भरे ही खड़ी है, या फिर यहां पर हो सकता है कि क्राइम कुछ ज्यादा होता हो किसी स्पेसिफिक एरिया में। चंपारण बेसिकली यदि हम देखें वेस्ट वाला, तो यहां पर हो सकता है कि क्राइम ज्यादा होता हो, परंतु उसके बावजूद यदि आप देखेंगे तो यहां के लोगों में आज भी स्नेह है। और इसीलिए कहावत चली आती है कि एक बिहारी 100 पर भारी। यदि आपका एक बिहारी दोस्त भी है तो वह आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे वो मुसीबत हो या फिर चाहे वह कोई अच्छा समय भी हो। ये अदर स्टेट वालों को थोड़ी सी बात बुरी लग सकती है, या फिर कहा जा सकता है कि भाई सर आप ये बात कैसे बोल रहे हैं। बच्चे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। दैट इज वाई यहां पर बिहार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डायनेमिक स्टेट बनकर सामने आता है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि बिहार में और क्या क्या आपको महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्यों बिहार को इतना उदार और इतना गर्वान्वित महसूस करने वाला राज्य कहा जाता है। याद रखिएगा, ऐसे ही हर स्टेट की मैं कुछ विशेषताएं, कुछ आपदाएं दोनों ही डिस्कस करूंगा, यानी कि वहां पर कमी क्या है और वहां पर अच्छाई क्या है, ये सभी एक एक स्टेट के बारे में आएगी। याद रखिएगा, आपको केवल और केवल 3 काम करने हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसे लाइक करना है, अपना पॉजिटिव कमेंट देना है और साथ में इसे कम से कम एक बार अवश्य शेयर करना है बच्चे। अब चलिए प्रारंभ करते हैं कि यदि हम यहां पर बात करें कि ये जो बिहार हमको नजर आ रहा है, इस बिहार को यदि आप देखेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मेन रीजन यह है कि सर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि यह ज्योग्राफी के आधार पर इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यदि एक एरिया है जैसे लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश वाले एरिया को यदि आप देखें तो ये मेनली कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। परंतु बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ अर्थात कृषि के साथ साथ आपको यहां औद्योगिकरण भी देखने के लिए मिलेगा। भले ही ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में उतने योगदान नहीं रखते हैं अपना, परंतु हां योगदान के अनुसार यदि ना देखते हुए हम यहां पर केवल और केवल उद्योगों के हिसाब से बात करते हैं तो कृषि व यहां पर उद्योग आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देंगे। अब यदि हम कृषि की बात कर रहे हैं तो यहां पर कृषि धान, चाहे वो चावल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कृषि हो, मटर तो यहां का मेनली है, गन्ना यहां का मेनली है, इन सब की कृषि भी होती है। और यदि हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में मेन आता है कोयला अर्थात कोल, और कोयले के अलावा यहां पर आपको दिखाई देते हैं लौह अयस्क के भंडार, और लौह अयस्क के अलावा यहां पर बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे चूना पत्थर के भंडार भी। याद रखिएगा कि यदि आप बिहार को समझने का प्रयास करें तो बिहार में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, परंतु इनमें से जो सबसे मेन रिवर आती है दैट इज कॉल्ड गंगा। और यदि मैं यहां पर अब इंडिया का मैप बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूं तो याद रखें कि इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले जब उत्तराखंड राज्य को पढ़ रहे थे हम, तो उत्तराखंड राज्य में हमने समझा था कि एक्चुअल में यहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर देवप्रयाग के समीप गंगा का निर्माण होता है, और गंगा के निर्माण के पश्चात यह हरिद्वार के समीप से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और जब यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो फिर ये यूपी अपना सबसे बड़ा कोर्स यूपी में प्रवाहित होती है, और पश्चात इसकी यह 5 अलग अलग राज्यों अर्थात बिहार,
झारखंड और साथ में पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बनाती है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी सागर में, और ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा दैट इज कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। याद रखिएगा कि यहां की जो मेन रिवर मानी जाएगी ये गंगा ही मानी जाएगी। हां, बट ऑब्वियस है कि यहां पर फिर गंगा में कुछ अन्य सहायक नदियां मिलकर आती हुई आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेरी दो सीरीज यहां पर हैं, एक है इंडियन ज्योग्राफी की और एक है हमारी ये रीजनल ज्योग्राफी की। रीजनल ज्योग्राफी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने पहले ही इसको कवर करा लिया है। क्लियर? तो यदि आप यहां पर देखोगे तो ये जो बिहार वाला रीजन है, यहां पर जो गंगा मौजूद है, इसी गंगा के आधार पर अन्य रिवर्स का हम डिस्कशन करेंगे। पश्चात उससे पूर्व आप ये जान लीजिए कि एक्चुअल में जो हमारा गंगा प्लेन है ना, जिसको हम गंगा का मैदान नाम देते हैं, इस गंगा प्लेन को या फिर इस गंगा के मैदान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी मैदानी भाग की मैं बात कर रहा हूं। अब 3 पार्ट्स कौन से आते हैं? तो एक बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा पश्चिम गंगा का मैदान, है ना, जिसको वेस्टर्न गंगा प्लेन कहा जाता है। एक मिलेगा मध्य गंगा का मैदान और एक आपको देखने के लिए मिलेगा पूर्वी गंगा का मैदान। अब यदि हम पश्चिम गंगा मैदान की बात करें, यानी कि वेस्टर्न अपर गंगा प्लेन भी इसको कहा जाता है और वेस्टर्न गंगा प्लेन भी इसको कॉल किया जाता है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो गंगा के उस मैदानी भाग की बात हो रही है जहां पर गंगा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए फिर यह हरिद्वार के समीप से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और जब ये हरिद्वार के समीप से मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो ये एक्चुअल में आता है क्या, ये भी पश्चिम में ही काउंट किया जाता है, बट यूपी से लेकर यूपी टू बिहार और इवन आप पाएंगे कि वेस्ट बंगाल तक का एरिया ये माना जाता है मध्य गंगा प्लेन या फिर मध्य गंगा का मैदान। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे ये हो जाती है कि भाई यदि इस मध्य गंगा के मैदान को भी हम 3 पार्ट्स में तोड़ने का प्रयास करें स्टेट वाइज, तो यूपी आता है वेस्ट वाले रीजन में, है ना, जो बिहार आता है ये मिड वाले रीजन में, और जो आपको वेस्ट बंगाल देखने के लिए मिलेगा ये आएगा ईस्टर्न पार्ट वाले रीजन में। अर्थात यहां पर ये जो बिहार वाला रीजन है ये पूर्वी और मध्य गंगा मैदान में आता है। आई रिपीट, जो बिहार वाला रीजन है ये पूर्वी और मध्य गंगा के मैदान में आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा। पश्चात इसके याद रखिएगा कि अब इसके बाद जो भी राज्य आता है या फिर जो भी मैदान आता है इसे कॉल किया जाता है पूर्वी गंगा का मैदान या फिर पूर्वी मैदान में यहां पर लिख देता हूं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आप गंगा की लोकेशन के अकॉर्डिंगली उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमने गंगा को कितने मैदानी क्षेत्रों में विभाजित पहले ही कर रखा है। अब जब ये हो जाता है तो याद रखें कि अब हम चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई जो यूपी में प्रवाहित होती है ना, जो यूपी में प्रवाहित होती है इसे कॉल किया जाता है पश्चिम गंगा प्लेन। पश्चिम गंगा प्लेन क्योंकि उत्तराखंड वाले रीजन में तो ये कहां पर प्रवाहित हो रही है, पहाड़ों में, और इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चिम गंगा प्लेन। जब आप बिहार में आते हैं तो चूंकि बिहार मध्य में है इसलिए इसे कॉल किया जाता है मध्य गंगा का मैदान या फिर मध्य गंगा प्लेन, बिहार वाला रीजन मध्य प्लेन या फिर मध्य मैदान। और जब आप वेस्ट बंगाल की ओर जाते हैं तो वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इसे कॉल किया जाता है पूर्वी गंगा प्लेन या फिर पूर्वी गंगा का मैदान। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या कालांतर से बिहार ऐसा ही था जैसा हमको दिखाई दे रहा है? भाई ऐसा नहीं था। यहां पर यदि एक कंटेक्स्ट में आपके सामने रखूं कि यदि आप भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्थात यदि मैं भारत को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं ये ज्यादा डेवलप्ड हैं और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड हैं। भाई ऐसा क्यों हुआ? बल्कि मैंने अभी बोला कि मौर्य डायनेस्टी हो या फिर पाला डायनेस्टी हो या फिर किसी भी डायनेस्टी की आप बात करें, चाहे वो शुंगा डायनेस्टी हो या फिर चाहे वो गुप्ता डायनेस्टी हो, ये सभी डायनेस्टियों का जो केंद्र था या तो ये पश्चिम बंगाल था या फिर बिहार था। याद रखें कि इसका मेन कारण है कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो इस 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ यूरोप तक पहुंचने के लिए जो सबसे सरल मार्ग था वह था वेस्टर्न घाट वाला एरिया। और इसीलिए जितने भी प्रोमिनेंट एरिया थे, जितने भी प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी, उन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था उसको हटाकर ये जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना केंद्र बनाया किसको? वेस्टर्न घाट को। और जब वेस्टर्न घाट को केंद्र बनाया गया तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा आसान हुआ और इसीलिए बिहार जो कि कालांतर में बहुत ही ज्यादा
प्रोस्पिरियस था, बहुत ही ज्यादा डेवलप था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसकी इंपॉर्टेंसी कम होती गई और यह इंपॉर्टेंसी चली गई कहां पर, यह महत्ता शिफ्ट होती गई वेस्टर्न घाट में। यानी कि वेस्टर्न नेशन, वेस्टर्न स्टेट जैसे हमको आज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पहले से नहीं थे। इनमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी, इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। समय के साथ ये डेवलप्ड हुए, बल्कि बिहार पहले बहुत ज्यादा डेवलप था। यानी कि यहां का जो डेवलपमेंट था ये उठकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गतिविधियों के कारण वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट होता गया। और आज हम देखते हैं कि चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कांडला हो, या फिर चाहे वो मैंगलोर हो, ये कंपैरेटिवली आपको बहुत ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देते हैं। याद रखिएगा कि यदि हम बिहार की बात करें तो यह ज्योग्राफिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो जब तक इसका विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात जब तक इससे झारखंड टूटकर अलग नहीं हुआ था, जब तक यह कहा जाता था कि बिहार यहां पर हर राज्य की भांति अपना एक पठारी भूभाग भी रखता है और अपना एक मैदानी भूभाग भी रखता है। जैसा कि हर स्टेट में होता है कि भाई एक स्पेसिफिक एरिया पठारी होगा, एक स्पेसिफिक एरिया मैदानी होगा। अब उन दोनों की महत्ता अलग अलग होगी। यहां पर लॉयस्क या फिर यहां पर खनिज मिलने का एक मेन रीजन यह भी होता है कि सर यदि आप यहां पर देखोगे तो वह भाग जो कि इसका झारखंड से लगा हुआ था, झारखंड इससे अलग हो जाता है 15 नवंबर वर्ष 2000 को। और जब 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड अलग हुआ तो इसके कारण जो पठारी भूभाग था यह झारखंड के हिस्से में चला गया। और जब झारखंड के हिस्से में ये गया तो अब जो हमारा बिहार था वह पूरा का पूरा मैदानी भूभाग में परिवर्तित हो गया। कैसे? तो झारखंड को यदि आप देखोगे तो यह इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें लॉयस्क मौजूद है और इसीलिए जितने भी प्रकार की स्टील इंडस्ट्रीज हैं ये आपको लोकेटेड दिखाई देती हैं झारखंड वाले रीजन में, कंपैरेटिवली बिहार में कम होती हैं। और बिहार में अब जो कैमूर भांडेर की पहाड़ियां हैं जो कि विंध्यन रेंज का ही विस्तार है, यहां पर आपको कुछ मात्रा में ये लॉयस्क देखने के लिए मिलेगा। कारण क्या है? कभी ना कभी ये भाग झारखंड से जुड़ा हुआ था और इसीलिए याद रखिएगा एक नया स्टेट भी आता है 15 नवंबर वर्ष 2000 को अस्तित्व में, जिसको हम झारखंड नाम देते हैं। और फिर यहां से बिहार की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है एग्रीकल्चर पर। क्लियर? परंतु जनसंख्या अधिक होने के कारण यह डिपेंडेंसी वर्क नहीं कर पाती और वर्क ना कर पाने के कारण आज आपको बिहार थोड़ा सा पिछड़ा दिखाई देता है। बात यह हुई इसके थोड़े प्रीवियस कंटेक्स्ट की, और साथ में ये बात हुई थोड़ी सी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली और साथ में इकोनॉमिकली अकॉर्डिंगली। परंतु यहां पर अब हम प्रारंभ करते हैं कि जो हमको गंगा प्लेन दिखाई देता है या फिर गंगा का मैदान दिखाई देता है, यदि इसके अकॉर्डिंगली हम बात करना चाहें तो बच्चे याद रखिएगा कि सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में 3 ग्लेशियर थे, है ना, और इन 3 ग्लेशियर को नाम दिया जाता था, दैट इज ये था हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री के पश्चात ये था हमारा केदारनाथ और यहां पर था सतोपथ हिमानी। यहां से जब अलग अलग नदियों का ओरिजिन होता है, अर्थात दैट इज ये निकलती है हमारी भागीरथी, यहां से आती है अलकनंदा जो कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनती है, और यहां पर आती है मंदाकिनी। मेरी स्पीड इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ये सब कुछ हमने पहले पढ़ लिया है, एक रिवीजन के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। हरिद्वार के समीप से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में ये प्रवाहित होती है। अब यहां इतना पोर्शन हमको पढ़ना है, अर्थात दैट इज बिहार वाला। इसको जल्दी से कवर करते हैं, है ना, जल्दी से, अर्थात यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको अब हम कवर करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये जो मैप मैं बनाने जा रहा हूं बिहार का, याद रखिएगा कि ये हैंड मैपिंग है, अर्थात आपको कभी भी स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, आपको बिहार का स्पेसिफिकली मैप नहीं बनाना पड़ेगा। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका मैप बनाना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। यदि बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं तो कोई पाप नहीं है। कारण क्या है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट को वर्ल्ड मैप आना चाहिए, इंडिया का मैप आना चाहिए, जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं उनका मैप आपको अच्छे से बनाते आना चाहिए। इट्स मोर देन सफिशिएंट। यदि ये मैप आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये मैप नहीं आता है तो ये बुरी बात है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिगरस प्रैक्टिस करनी है। 100-200 पेज की कॉपी यदि आप भर देते हैं तो मैं लिख कर देता हूं, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा यदि 100-200 पेज की कॉपी भरने पर आपको मैप बनाते नहीं आया, मैं टीचिंग से रिजाइन दे दूंगा उस दिन, है ना। इतने में आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैप बनाते आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब प्रारंभ करते हैं यहां से कि यदि आप बिहार को देखेंगे तो यह है हमारा बिहार वाला क्षेत्र,
दैट इज यहां पर आप देखेंगे कि यह है नेपाल वाला सेक्शन, यहां से आगे बढ़ने पर दैट इज ये है हमारा क्या, पूरा का पूरा नेपाल, और बाजू से लग जाता है फिर सिक्किम वाला एरिया, और सिक्किम वाले एरिया को यदि आप देखेंगे तो फिर यहां पर आपको दिखाई देगा आगे सिक्किम के आगे भूटान। तो हम इतना ही अभी मैप ड्रॉ कर रहे हैं, कारण यह है कि हमें इतने की ही आवश्यकता है। जब आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये पूरा का पूरा बिहार वाला रीजन। इज दैट क्लियर है ना? और यदि बिहार वाले रीजन को आप अच्छे से कवर करना चाहेंगे तो ये है हमारा ओके ये है हमारा बिहार वाला क्षेत्र। अब जरा इसको हम कवर कर लेते हैं। ये पूरा एक एक पॉइंट क्लियर, ये हमारा बनकर तैयार हुआ बिहार का मैप। अब जब भी आप कोई भी मैप बनाते हैं तो याद रखें बच्चे कि वह जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, कॉपी जो भी व्यक्ति आपकी चेक कर रहा है उसका मन उतना ज्यादा प्रफुल्लित होगा। और इसके लिए आवश्यक यह है कि आप इसमें थोड़ी बहुत, कम से कम थोड़ी बहुत शेडिंग तो अवश्य ही करें। क्या होता है इससे कि आपका मैप औरों से अलग रखता है कि यहां पर इंडिया का मैप तो आधे से अधिक लोगों को बनाते आता है, वर्ल्ड मैप भी बनाते आता है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने मैप को कितने अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से, कितने साफ तरीके से बना पा रहे हैं। और यह पूरा का पूरा मायने रखता है आपके एग्जाम्स में। यानी कि क्या कारण है कि एक सा आंसर सभी लिखते हैं, परंतु इनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर मिल पाते हैं, और कभी भी टॉपर और साथ में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके मध्य बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये आपने बात पहले भी सुनी होगी, मैं एक और बार बता देता हूं कि ये डिपेंड करता है कि सर आप कितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और शायद इसीलिए क्लास के वो बच्चे जो कि पीछे बैठकर हंगामा करते हैं उनको अपनी बात कहते हुए काफ़ी अच्छे से आता है, बस उनकी राइटिंग खराब होती है। और यहाँ पर यूपीएससी आपसे यह बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहा है कि आप क्लास के टॉपर हों। इवन यदि आप बैक बेंचर भी हैं तो ही आपको बड़े अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड सेशन भी लिया था यूट्यूब पर कि भाई यूपीएससी को लेकर बहुत सारी भ्रामकताएं हैं, इनको आप दूर कर लीजिए कि यूपीएससी आपसे नहीं चाहता है हार्ड वर्क, ये चाहता है स्मार्ट स्टडी। आईएएस आईपीएस बनने के बाद आपको गड्ढा नहीं खोदना है, वहां पर आपको केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान देना है। आप किस प्रकार से जनता से संपर्क बना पाते हैं, किस प्रकार से आप कंट्रोलिंग कर पाते हैं, ये मेन पर्सपेक्टिव वहां पर निकल के आता है। तो यह है बिहार। अब इस बिहार को यदि आप देखोगे तो गंगा नदी इसमें जब प्रवेश करती है तो याद रखें कि यहां पर एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। इस एरिया में आपको एक जिला देखने के लिए मिलेगा। अब जितने भी मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूं, आप उन सभी डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, है ना। यह है हमारा बक्सर वाला रीजन। और यदि इस बक्सर को देखेंगे तो इस बक्सर के समीप से यह गंगा नदी इस बिहार रीजन में प्रवेश करती है। और जब इस बिहार रीजन में प्रवेश करती है तो कुछ इस प्रकार से यह प्रवाहित होती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी, अर्थात इस प्रकार से यह प्रवाहित होगी। और यहां पर आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है, इसे नाम दिया जाता है कटिहार। और कटिहार के समीप से यह गंगा नदी बिहार से बाहर निकल जाती है। तो ये वाले एरिया में लोकेटेड आया कटिहार। इनको आप अपने एटलस में मार्क करेंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसके साथ अपने नोट्स नहीं बना पाते हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि बच्चे यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अर्थात ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर जाकर ये पूरे वीडियो ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर वीडियो मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ वहां पर अपलोड करता हूं। तो या तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, और यदि ये नहीं मिल पा रहा है तो एक बार नाम चेंज कर देख लेना, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर आपको ये पूरे के पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अब चाहे आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर चाहे आप यहां पर इसको नोट डाउन कर लें। क्लियर। प्रिंट आउट निकलवाने में और नोट डाउन करने में फर्क ये हो सकता है कि भाई जब आप नोट डाउन करेंगे तो वह भी नोट डाउन करेंगे जो मैं बोल रहा हूं ना, और प्रिंट आउट निकलवाने में वो बातें छूट जाएंगी जो कि मैं यहां पर बोल रहा हूं। तो इसके लिए इन दोनों का सॉल्यूशन मैंने ये दिया है कि एक बार आप वीडियो को देख लें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, पश्चात इसके आप वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो अब वो आपके माइंड में सेटल डाउन होने लगेगा।
जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा होगा। क्लियर। अब यदि यहां पर हम देखते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा कि ये जो नदी है अर्थात ये गंगा नदी, इस गंगा नदी के आसपास, इस गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में आप पाएंगे कि लगभग 12 जिले मौजूद हैं इस पूरे बिहार के। अब ये 12 जिले कौन कौन से आते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब ये गंगा नदी प्रवेश कर गई है, सहायक नदियों का डिस्कशन बाद में होगा, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा जब आप यहां से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले ये आया बक्सर। बक्सर के आगे जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा भोजपुर वाला रीजन, दैट इज यहां पर दिखाई देता है भोजपुर वाला क्षेत्र। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसको कि यह है हमारा भोजपुर। भोजपुर इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि एक से नाम आएंगे। यह है भोजपुर। भोजपुर से जब आप ऊपर देखेंगे तो यह आता है हमारा सारण वाला रीजन, दैट इज ये है हमारा सारण। सारण से जब आप आगे आएंगे तो याद रखें कि यहां पर आपको मिलता है, दैट इज ये है हमारा वैशाली। वैशाली एक जिला है वहां का। क्लियर। वैशाली के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा समस्तीपुर। तो इसको भी मैं नेमिंग कर देता हूं भाई। एक मिलेगा हमको वैशाली और एक बच्चे आपको देखने के लिए मिलता है क्या, समस्तीपुर। अब ये जो भोजपुर है, आपने भोजपुर यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना है। भोजपुर को कालांतर में आपने अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, यानी कि भोजपुर कितना इंपॉर्टेंट है ये आई थिंक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको याद रखिएगा देखने के लिए मिलता है पटना। मैं साइड इसलिए हो जाता हूं ताकि आप लोग इस मैप को, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप इस मैप को पूरा का पूरा ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर मिलता है पटना और जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको लोकेटेड मिलता है बेगूसराय, और बेगूसराय के नीचे आपको दिखाई देता है लखीसराय। क्लियर। ये 3 स्टेट आपको, 3 क्षेत्र आपको बेसिकली याद रखना है। इस पटना के बारे में याद रखो कि ये पटना इसकी राजधानी भी है। पटना में कई नदियां आकर अपना जल विसर्जित करती हैं गंगा नदी में। यहां पर क्या था, यह है बेगूसराय और यहां पर आपको दिखाई देगा लखीसराय। जस्ट मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं कि दैट इज पटना और ये राजधानी है। यहीं पर IIT IIM आपको देखने के लिए मिलेंगे। यह है वैशाली। वैशाली के पश्चात ये आता है हमारा समस्तीपुर और समस्तीपुर के पश्चात यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बेगूसराय, दैट इज बेगूसराय। पश्चात यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक खगड़िया और यहां पर आपको मिलेगा खगड़िया के बाद मुंगेर और मुंगेर के पश्चात आपको मिलता है भागलपुर वाला क्षेत्र। यानी कि एक से नाम आए ना, BB है ना, VV, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। दैट इज ये है हमारा खगड़िया वाला क्षेत्र, खगड़िया, खगड़िया वाला रीजन। नीचे आपको मिल रहा है क्या, ये है मुंगेर वाला क्षेत्र, दैट इज मुंगेर, और मुंगेर से नीचे आपको मिल रहा है भागलपुर और भागलपुर के पश्चात ये मिल रहा है हमें कटिहार। अब जरा एक बार इन सभी नामों को आप पश्चिम से पूर्व की ओर याद कर लें। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, सारण के बाद वैशाली, समस्तीपुर, वैशाली, फिर समस्तीपुर, इसी के बाद आएगा पटना। अब पटना इसके बाद क्यों आएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि पटना बहुत बड़ा है, पटना बहुत बड़ा है। अब किसी भी क्षेत्र को यदि आप देखते हैं तो बेसिकली यूपीएससी ये मानता है कि पटना समस्तीपुर के बाद है, इसीलिए हमने पटना बनाया इधर है, परंतु इसका एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है और इसीलिए पटना समस्तीपुर के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। यानी कि सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा वो क्या है, यह है बक्सर, ये आता है हमारा बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, वैशाली, समस्तीपुर, फिर पटना और फिर इसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। याद रखिएगा कि ये पूरे के पूरे स्टेट, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए और एटलस को देखते हुए, यदि मैं कहीं पर गलत होता हूं तो एटलस को देखते हुए आपको ये पूरे के पूरे स्टेट वेस्ट टू ईस्ट अच्छे से याद होने चाहिए। कारण यह है कि यही रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। क्लियर है। तो आप ये पूरे के पूरे स्टेट वेस्ट टू ईस्ट, और जब एक दिशा में आप याद करेंगे तो दूसरी दिशा में आपको अपने आप याद हो जाएगा। वेस्ट टू ईस्ट याद कर लो, ईस्ट टू वेस्ट अपने आप आपको याद हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और फिर जब आप में से एग्जाम में क्वेश्चन किया जाएगा तो आपसे ये आराम से बनेगा। तो याद रखें कि ये जो बक्सर है, बक्सर को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं
ये जो बुक्सर है, ये बुक्सर एक्चुअल में जाना जाता है प्रवेश द्वार के नाम से, किसके? गंगा के। यानी कि गंगा इस क्षेत्र से प्रवेश करती है, भारत में एंटर लेती है, और ये निकास है, अर्थात यहां से गंगा बिहार के मैदानी भाग को छोड़ती है, यानी कि बाहर निकलती है। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भाई यहां पर ये जो गंगा प्रवाहित हो रही है, इसकी और कितनी सहायक नदियां या फिर कौन सी सहायक नदियां इस क्षेत्र में आकर गंगा से मिलती हैं। तो जरा देखिए कि वैसे तो हमने गंगा की सहायक नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि एक है हिमालयन और एक है हमारी पेनिनसुलर इंडियन ट्रिब्यूटरीज, यानी कि हिमालय की सहायक नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदियां। अब हम उनकी बात नहीं करेंगे कि यमुना है भाई, यमुना की सहायक नदियां हैं, क्योंकि वो यूपी वाले सेक्शन में हमने बात कर ली है। उससे पूर्व आप थोड़ी और बातें यहां पर याद रख लें कि भाई यदि आप इस पूरे बिहार के रीजन को देखोगे तो बिहार के इस रीजन में आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज और साथ में बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से मिलेंगे। तो जब आप वेस्ट में देखते हैं तो वेस्ट में जो स्टेट मिलता है दैट इज उत्तर प्रदेश। वेस्ट में आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश। जब आप उत्तर में जाते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है नेपाल, और नेपाल में क्या है? हिमालय। तो जब आप इस स्टेट को देखते हैं, इस पूरे के पूरे रीजन को देखते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे कि इसकी यदि बॉर्डर की बात की जाए और यदि इसके ज्योग्राफिकल रीजन की हम बात करें तो ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहां पर जब आप नाम लेते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका नाम है नेपाल, और नेपाल में स्थित है हिमालय, और हिमालय की मौजूदगी के कारण ही आप बोलते हैं कि यदि हम इसके ज्योग्राफिकल पार्ट की बात कर रहे हैं तो उत्तर में ये शिवालिक रेंज के साथ अपनी बॉर्डर क्रिएट करेगा। यानी कि नेपाल में जो सबसे नीचे आती है दैट इज, इसे नाम दिया जाता है शिवालिक रेंज, और शिवालिक रेंज के नीचे जो तराई क्षेत्र पड़ता है ये आपको इस बेल्ट में लोकेटेड देखने के लिए मिलता है कि ये पूरा का पूरा एरिया तराई बेल्ट में आता है। वो शायद आपको पता हो कि ये तराई बेल्ट मेनली किस लिए जानी जाती है, तो शायद यहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी। दैट इज वाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोडायवर्सिटी की बात 5 मिनट बात करेंगे, उससे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो गंगा नदी जिस प्लेन में प्रवाहित हो रही है इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा आपके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। यहां पर और कोई तीसरा जोन नहीं है। याद रखें कि अब ये जितना भाग बचा है ये गंगा के मैदानी भाग का ही है, उत्तर का तराई प्रदेश, और ये नीचे वाला पोर्शन आता है गंगा के मैदानी भाग का। चलिए प्रारंभ करते हैं इसको, और प्रारंभ करने की मैं सबसे पहले अब इसकी बॉर्डर के बारे में हम जान रहे थे। तो जब आप वेस्ट साइड देखेंगे यानी कि वेस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तर में इसके आ गया नेपाल, और जब आप ईस्ट में देखते हैं तो ईस्ट में आपको एक और स्टेट देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम क्या है? ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। और पश्चिम बंगाल के बाद इसके नीचे जो कि इससे 2000 में अलग हुआ है, 2000 रुपए नहीं 2000 सन में अलग हुआ है, दैट इज ये हमारा झारखंड। इतने क्षेत्र इसके महत्वपूर्ण हैं, याद रखें महत्वपूर्ण हैं, जो इसके साथ बॉर्डर क्रिएट करते हैं। अब यहां पर एक और बात, अब मैं यहां पर ड्रॉ करना चालू करता हूं अपने पूरे एरियाज को। क्लियर? अब ये जो नेपाल है ना, नेपाल के नीचे से ये तराई क्षेत्र है, और इसका इस मैप का मैं प्रयोग करूंगा बायोडायवर्सिटी वाले सेक्शन में। याद रखिएगा कि यहां पर अब मैं इस मैप के अकॉर्डिंगली पढ़ना चालू करता हूं, या फिर सीधा सीधा मैं भाई यहां पर एक नई स्लाइड ले लेता हूं, और अब मैं यहां पर गंगा को ड्रॉ करना प्रारंभ करता हूं। देखिएगा ये बक्सर के समीप से ये बिहार रीजन में प्रवेश करती है, और जब ये बक्सर के समीप से बिहार रीजन में प्रवेश करती है और कटिहार के समीप से ये बिहार को छोड़ती है, तो इसी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण नदी इसमें आकर मिलती है दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है घाघरा नदी। याद रखें कई जगह पर इसे घाघर भी कहा जाता है ना, यानी गागर में सागर में। तो ये जो घाघर है एक्चुअल में इसको घाघरा कहे जाने का पीछे कारण यह है कि इसमें जल की मात्रा बहुत है, और जल की मात्रा बहुत होने के कारण ये कई स्थानों को जल देती है, और इसीलिए इसको कॉल किया जाता है घाघरा। अब होता हुआ कुछ वर्ड का मतलब वहां पर, परंतु हमको ये याद नहीं रखना है, हमको केवल और केवल ये याद रखना है कि भाई ये जो घाघरा नदी है एक्चुअल में यदि आप नेपाल वाली रीजन में देखोगे, कहां पर है ये घाघरा नदी, तो ये ऊपर से आती है नेपाल वाले रीजन से, और ये यूपी में भी कुछ प्रवाहित होती है, और फिर ये आती है और छपरा के समीप, छपरा कहाँ आता है, तो जो सारण जिला मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है ना, ये सारण जिले का ही एक स्थान है छपरा, और ये सब छपरा के पास इस गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। जस्ट अ सेकेंड, छपरा के समीप
अपना जल गंगा में विसर्जित कर रही है। तो ये वाला जो रीजन आया दैट इज छपरा। परंतु इससे पूर्व आप एक बात जान लीजिए कि भाई ये जो घाघरा नदी है ये जिस एरिया से निकल रही है ये एरिया लोकेटेड है नेपाल वाले सेक्शन में, और नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमो चुंग, इसका नाम है मापचा चुंग। ये मापचा चुंग ग्लेशियर से ओरिजिन लेती है, और यहां से ओरिजिन लेने के पश्चात ये लोकेटेड कहाँ है, ये नेपाल में है। आप एटलस में ढूंढने का प्रयास ना करें, नहीं मिलेगा ये। तो यहां पर मापचा चुंग ग्लेशियर से ओरिजिन लेती है, भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये सारण जिले के समीप छपरा नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। इज दैट क्लियर? और याद रखें कि कई स्थानों पर इसे करनाली भी कॉल किया जाता है। ये क्या है? सारण जिला, सारण जिला और छपरा नामक स्थान, इसमें ये इस गंगा में मिल जाती है। और कई स्थानों पर इसे घाघरा के साथ या फिर घाघर के साथ इसे करनाली भी कॉल कर लिया जाता है। घाघरा या इसे कहा जाए करनाली, दोनों ही सही हैं। कई स्थानीय नाम भी हैं इसके, हर नदी के स्थानीय नाम होते हैं। जैसे कि यदि नर्मदा नदी को देखें तो नर्मदा नदी के तो सैकड़ों स्थानीय नाम हैं, पर होती तो नर्मदा ही है ना, नाम तो आप इसको नर्मदा के ही देते हो। तो बस ये बात याद रखना है कि यदि स्थानीय नाम कुछ है तो वो स्थानीय श्रद्धा के अनुसार रखा गया है, उसमें कोई गलती नहीं है। इज दैट क्लियर? यानी कि पाप नहीं हुआ है। अब यहां पर याद रखें कि ये जो घाघरा या फिर करनाली रिवर है, इस नदी का निर्माण 3 नदियों से होता है। और ये 3 नदियां कौन सी हैं? तो ये तीनों ही बिहार वाले रीजन में और यूपी वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक है शारदा, एक है सरजू, ये नहीं आती है बिहार में, शारदा सरजू, और एक और आती है जिसको नाम दिया जाता है राप्ती। जस्ट अ सेकेंड ना, सरजू, शारदा और राप्ती। सरजू नदी के तट पर, जिसको सरयू भी कहा जाता है, इसके तट पर आई थिंक आपको ज्ञात होगा कि प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि इस पर अयोध्या स्थित है, इसी के तटीय क्षेत्र में। और यदि आगे बढ़ते हैं तो ये जो शारदा नदी है ये इंडो नेपाल डिस्प्यूट से संबंधित रिवर है। इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित ये रिवर मानी जाती है। याद रखिएगा, जब आप इसी के आगे बढ़ते हैं तो इसी के आगे आपको एक अन्य रिवर भी देखने के लिए मिलेगी, और इस रिवर को बेसिकली कॉल किया जाता है गंडक। यानी कि जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर से ये है मापचा चुंग ग्लेशियर, जो कि स्वयं में नेपाल में लोकेटेड है। पश्चात इसके जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी गंडक। और ये गंडक का ओरिजिन कहां से होता है भाई? तो इसका ओरिजिन आप देखेंगे कि एक्चुअल में एक ग्लेशियर है, हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा श्रेणी, और अन्नपूर्णा श्रेणी से ये ओरिजिन लेती है। और अन्नपूर्णा श्रेणी से ओरिजिन लेने के पश्चात यह नीचे की ओर आती है, और नीचे की ओर आने पर यह नेपाल में प्रवेश करती है। और नेपाल में भी किस एरिया से प्रवेश करती है? तो बेसिकली यदि आप देखें तो पश्चिमी चंपारण जो एरिया है ना, जब आप बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार में जो पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है, यहां से ये बिहार में आएगी, और यहां से बिहार में आते हुए फिर अदर रीजन में भी ये प्रवाहित होगी। जैसे कि गोपालगंज आपको दिख रहा होगा, जो पूर्वी चंपारण वाला एरिया है, जो सिवान वाला क्षेत्र है, यहां पर प्रवाहित होते हुए फिर बाद में ये जाकर मिलती है किसमें? गंगा नदी में ये अपना जल विसर्जित करती है। और वो भी कहां पर? तो जहां पर आपको वैशाली क्षेत्र दिखाई दे रहा है, अर्थात पीछे चलते हैं तो यहां पर जो वैशाली नगर दिखाई दे रहा है, वैशाली नगर में एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है हाजीपुर। वैशाली के हाजीपुर के समीप यह अपना जल विसर्जित कर देती है गंगा नदी में। इज दैट क्लियर? चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यह है हमारी अन्नपूर्णा श्रेणी या फिर यह हमारी अन्नपूर्णा चोटी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर ये नीचे की ओर आती है, और नीचे की ओर आते हुए ये विसर्पण तो करती ही है रिवर, और साथ में यह भी कुछ तीव्र विसर्पण के लिए ही जानी जाती है। याद रखें कि अब नीचे एक जिला है जिसका नाम है वैशाली, और वैशाली में एक प्लेस है जिसका नाम है हाजीपुर। जैसे कि यहाँ सारण जिले में छपरा थी, तो यहां पर आपको दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड हाजीपुर। याद रखिएगा कि जहां से ये उद्गम लेती है ना, तो भैंसा लोटन एक जो प्लेस मैंने आपको बताई, ये सारण और ये है हाजीपुर। जो भैंसा लोटन मैंने एक प्लेस बताई है कि जहां से ये एंटर होती है बिहार वाले रीजन में, यहीं पर भैंसा लोटन के पास एक बैराज बना हुआ है। क्लियर? और इस बैराज को यहां पर मैं लिख देता हूं कि इस भैंसा लोटन के पास एक बैराज बना हुआ है, और इस बैराज पर
एक नहर है जिसे कॉल किया जाता है त्रिवेणी नहर। और ये त्रिवेणी नहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जल का प्रयोग भारत के राज्य तो करते ही हैं, साथ में नेपाल भी इसका प्रयोग करता है। और दैट इज वाई यह भैंसालोटन पर मौजूद ये त्रिवेणी नहर हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। त्रिवेणी कैनाल, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक है इसका पूर्वी त्रिवेणी और एक आता है पश्चिमी त्रिवेणी। जो पूर्वी त्रिवेणी है इससे बिहार राज्य संचित होता है, और जो पश्चिमी त्रिवेणी है, पश्चिमी नहर त्रिवेणी है, ये बिहार के साथ यूपी और साथ में नेपाल तक इसके जल का प्रयोग करता है। दैट इज वाई यह हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखिएगा कि यदि यहां पर गंडक के पश्चात हम बात करते हैं तो एक और आपको नदी देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम गंडक ही है, परंतु एक्चुअल में इसे कॉल किया जाता है बूढ़ी गंडक। और इस बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम शिवालिक श्रेणी की एक रेंज है जिसे कॉल किया जाता है सोमेश्वर चोटी। और यह सोमेश्वर चोटी से ओरिजिन लेती है। सोमेश्वर चोटी से ओरिजिन लेने के पश्चात यह नीचे आती है, यानी कि बिहार में एंटर होती है, और फिर यह अपनी अन्य सहायक नदियों का जल लेते हुए किसमें समाहित हो जाती है? इसी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यानी कि यह है हमारा सोमेश्वर चोटी। ये ग्लेशियर नहीं है, ये केवल एक सामान्य चोटी है। हाँ, कई बार आप सुनते हैं कि ये जो बूढ़ी गंडक रिवर है ये दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मेन रीजन ये आता है कि भाई ये जिस चोटी से निकल रही है शिवालिक पर है, और शिवालिक में ग्लेशियर नहीं पाए जाते। और जब इस एरिया में ग्लेशियर नहीं पाए जाते तो कई बार कई मौसमों में यह जो नदी है यह विलुप्त हो जाती है, परंतु विलुप्त होने के पश्चात यह वापस से प्रकट भी हो जाती है। इज दैट क्लियर? इसके बारे में याद रखना कि यह नेपाल वाले रीजन में, नेपाल वाली भाग में ये लोकेटेड है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से ये निकली बूढ़ी गंडक रिवर और सीधी आती हुई करंटली ये आती हुई गंगा में अपना जल गिराई। और ये जिस स्थान पर जल गिरा रही है एक्चुअल में याद रखें कि यह लोकेशन है खगड़िया की। क्लियर? दैट इज, इसे नाम दिया जाता है खगड़िया। परंतु इससे पहले जो बेगूसराय था, जो कि स्वयं गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, यहां पर इससे एक और रिवर आकर मिलती है, और बच्चे इस रिवर को कॉल कर लिया जाता है क्या? यह है बागमती। और यह आया हुआ क्वेश्चन है कि बागमती नदी और साथ में यह ये कौन सी है? बागमती नदी और साथ में बूढ़ी गंडक रिवर अपना जल कहां पर विसर्जित करती हैं? तो यह आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। दैट इज, इसे नाम दिया जाता है बूढ़ी गंगा और इसको नाम दिया जाता है बच्चे बागमती। और ये दोनों आकर मिलती हैं बेगूसराय वाले रीजन में। दैट इज, ये है हमारा बेगूसराय वाला क्षेत्र। इज दैट क्लियर? अब आपके मन में एक डाउट आया कि सर बेगूसराय में मिल रही हैं, तो बेगूसराय में ये डायरेक्ट गंगा में मिल जाती, तो भाई उतना प्रवाहित ही नहीं हो पाती है, उतना प्रवाह क्षेत्र इसका नहीं है। दैट इज वाई ये आगे नहीं बढ़ पाती है ना। बल्कि कुछ पहले ये बूढ़ी गंगा में मिलकर अपना जल बूढ़ी गंडक में मिलकर अपना जल विसर्जित कर देती है गंगा नदी में। इज दैट क्लियर? ये बूढ़ी गंगा मैं बोल रहा हूं, ये बूढ़ी गंडक है एक्चुअल में, आप याद रखिएगा। क्लियर? और ये है हमारी बागमती। इसी प्रकार याद रखें, ये बासमती राइस नहीं है, बासमती राइस मत कर देना, नहीं तो इसको बासमती राइस कर दो। अच्छा, मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूं, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि इन दोनों का संगम आपको देखने के लिए मिलता है किस रीजन में? बेगूसराय वाले रीजन में। तो यहां पर मैं बेगूसराय को भी मार्क कर देता हूं। दैट इज, ये है हमारा बेगूसराय वाला क्षेत्र। अब एक बात आपको मैं बड़े अच्छे से पहले क्लियर कर देता हूं भाई, कि यहां पर जरूरी नहीं है कि जिस एरिया में मैं लोकेशन लिख रहा हूं, बेगूसराय जहां पर लिखा वहीं पर बेगूसराय है। भाई यदि आप किसी भी एरिया में रहते हैं, जिस भी एरिया में, जैसे मैं इंदौर से हूं, तो इंदौर में अब आप बेसिकली क्या देखेंगे, जहां पर इंदौर लिखा हुआ है एटलस में, केवल वहां पर इंदौर थोड़ी है, उसका क्षेत्रफल तो काफी बड़ा है ना। कहीं पर लिखना था नाम, इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया, है ना। इसका क्षेत्रफल एरिया बहुत बड़ा हो सकता है। दैट इज वाई आपको याद रखना है कि बेगूसराय यदि मैंने कहीं पर लिखा तो यहां से लेके वो विस्तृत है। बेवकूफ वाली हरकत आप मत करिएगा, आपसे मुझे उम्मीद तो नहीं है इस हरकत की, परंतु भरोसा भी नहीं है।
है ना। अब चलो आगे चलते हैं। एक बात और कि ऐसा जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, इससे ज्यादा इन डेप्थ, इससे ज्यादा डिटेलिंग में और इससे ज्यादा अच्छे से हम और पढ़ते हैं P2I बैचेस में। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई इन बैचेस में आप जो पढ़ रहे हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है या फिर यहां पर मैं कुछ छुपा रहा हूं, बस वहां पर हमारे पास टाइम और ज्यादा होता है। तो यहां पर यदि मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो ड्यूरेशन देखकर आप स्वयं नहीं आएंगे। तो यहां पर आवश्यक ये होता है कि बच्चे जब आप इसको पढ़ें तो यहां पर यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो एक बार आप इन P2I बैचेस के बारे में जानकारी, एटलीस्ट जानकारी अवश्य लें, है ना। यानी कि भाई जानकारी लेने में क्या जाता है, तो एक बार जानकारी अवश्य लें और यदि पसंद आता है तो AKV लाइव कोड के साथ आप इन बैचेस को ज्वाइन करें। तो चलो वापस आ जाते हैं भाई। जब आप इसी मैप में आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी मैप में आगे की ओर बढ़ने पर अब आपको एक और क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा जिसे नाम दिया जाता है गोसाई धाम। जस्ट अ सेकंड, इसे नाम दिया जाता है क्या, गोसाई धाम। ये नेपाल में लोकेटेड है और इस गोसाई धाम से एक रिवर का ओरिजिन होता है और इस रिवर को कहा जाता है कोशी नदी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसको नाम दिया जाता है कोशी नदी। और इस गोसाई धाम से यह जो कोशी नदी निकलती है इसे ही कॉल किया जाता है बिहार का शोक। और ये बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिहार में यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात मानी जाती है। कई बार इसका आपको नाम सप्तकोशी भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि कई बार आप यदि इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो कई धाराओं, ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण सप्त धाराओं से मिलकर होता है और इन सप्त धाराओं के नाम में आपको कोशी नाम सभी में कॉमन देखने के लिए मिलेगा। अर्थात 7 से 8 नदियों से मिलकर यदि ये बनी है तो लगभग 5 से 6 नदियों में आपको कोशी नाम कॉमनली देखने के लिए मिलता है। दैट इज वाई इसे कॉल किया जाता है कोशी नदी या फिर कोशी रिवर। और यहां पर ये बाढ़ लाती है हर वर्ष, और चूंकि हर वर्ष बाढ़ लाती है इसलिए बहुत लंबे समय अंतराल से यहां एक प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। इवन यहां पर मैंने बोला था कि पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी पीछे है, तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये आता है कि यदि आप एक प्रोजेक्ट को देखेंगे जिसका नाम है कोशी मैची प्रोजेक्ट। अब ये मैची जो है एक प्रकार की सहायक नदी है, एक प्रकार की ट्रिब्यूटरी है इस कोशी नदी की, और इसमें इस मैची नदी में स्वयं के जल की मात्रा कम है और यहां पर एक प्रोजेक्ट जो कि जल की मात्रा कम है, भारत सरकार द्वारा यहां पर जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है अर्थात नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसे कॉल किया जाता है NRLP। इस प्रोजेक्ट के तहत समस्त ऐसी नदियां जिनमें जल की मात्रा कम है और ऐसी नदियां जिनमें जल की मात्रा अधिक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाना है और आपस में कनेक्ट करके ये जल की जो आपदा है इससे रोका जाना है। क्लियर। और यह नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत ही यहां पर ये जो नदियां हैं, 2 नदियां हैं, एक है मैची और एक आती है बच्चे क्या, कोशी। यहां पर कोशी नदी में जल की मात्रा को घटाकर जो मैची नदी है इसमें जल की मात्रा को बढ़ाना है। अर्थात सेम है जैसे बनास और केन नदियों के मध्य में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, अब कोशी और मैची के मध्य में भी यह प्रोजेक्ट अभी बहुत ही ज्यादा अटका हुआ है। यानी कि सरकार हर बार वादा करती है परंतु कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देती है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि कोशी के पीछे रहने का केवल एक बिहार के पीछे रहने का एक वजह नहीं है, यहां का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह निकल के आता है। अब पश्चात इसके याद रखिएगा कि ये जो कोशी नदी है ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर कई क्षेत्र जो भी इसके तटीय क्षेत्र में आते हैं वहां पर ये बाढ़ लाती है और बाढ़ लाते हुए जब ये पहुंचती है कटिहार के समीप तो कटिहार के पास ये अपना मुहाना बनाती है, किसमें, इस कोशी नदी में। और कटिहार में भी कहां, तो कटिहार में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्थान है जिसका नाम है इंग्रज बाजार, नहीं सॉरी इंग्रज बाजार में नहीं, ये कटिहार में अपना मुहाना बनाती है क्योंकि इंग्रज बाजार में एक दूसरी रिवर है जिसे नाम दिया जाता है महानंदा। क्लियर। ये है हमारा कटिहार वाला रीजन, प्रतिहार नहीं कटिहार। क्लियर। और यहां से यह गंगा बाहर निकलती है, परंतु बाहर निकली उससे पूर्व जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि सबसे पश्चिमी इसकी सहायक नदी है, यह यहां से आ रही होती है ना। और ये क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है महानंदा नदी। और इसी कटिहार के पास जो स्थान आपको एक देखने के लिए मिलेगा दैट इज इंग्रज बाजार, जो कि वेस्ट बंगाल और साथ में किसकी सीमा, वेस्ट बंगाल और इस बिहार की सीमा पर लोकेटेड है। यहां पर ये अपना मुहाना बनाती है इस गंगा
नदी में, और इसीलिए यह गंगा नदी की सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी बनती है, वेस्टर्न मोस्ट सहायक नदी बनती है। याद रखिएगा कि ये जो बूढ़ी गंडक आपने देखी है, यह जो बागमती आपने देखी है, इस बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर है ना, और इस पूरी गंगा की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है। यानी कि दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस तो है, पूरे पूरे 130 किलोमीटर का है, परंतु याद रखिएगा इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक नाम से आप ये मत समझ लेना कि भाई इसकी लंबाई उतनी ज्यादा नहीं होगी। और ये प्लेस कौन सी है, तो इस प्लेस को कॉल किया जाता है इंग्रज बाजार। इज दैट क्लियर? ये हमारा इंग्रज बाजार वाला क्षेत्र। और इंग्रज बाजार तो हो गया। अब याद रखिएगा कि ये हुई वो नदियां जो कि वे सहायक नदियां जो कि हिमालयन रीजन से निकल रही हैं। यहां पर नीचे की ओर एक और ट्रिब्यूटरी है, एक और सहायक नदी है जिसका ओरिजिन हो रहा है अमरकंटक पहाड़ी से। और अमरकंटक पहाड़ी से ओरिजिन लेने के पश्चात, अमरकंटक पहाड़ी याद रखिएगा एक प्रकार का जल विभाजक है, अर्थात यहां से अलग अलग दिशाओं में आपको अलग अलग नदियों का ओरिजिन देखने के लिए मिलेगा। और यदि देखा जाए तो यहीं पर आपको अरीय प्रकार का अपवाह प्रतिरूप भी नदियों का देखने के लिए मिलता है। यह नदी है हमारी सोन नदी। याद रखें जो टोंस नदी है यह अपना मुहाना कहां बना लेती है, ये मुहाना बनाती है एक्चुअल में प्रयागराज में। और ये जो सोन रिवर है ये अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बनाती है, अपना माउथ क्रिएट करती है इस प्रयागराज के पश्चात, जो कि वैशाली के आगे आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा, सॉरी पटना के समीप, जो कि वैशाली के आगे आपको लोकेटेड मिलता है। दैट इज ये है हमारा पटना। इज दैट क्लियर? यदि अब यहां पर, यानी कि ये इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, पश्चात इसके याद रखिएगा सबसे पहले हमने ये सब जान लिया। अब यहां पर आप याद रखें कि यहां पर बायोडायवर्सिटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो रीजन है इसे कॉल किया जाता है बच्चे तराई क्षेत्र, या फिर इसे कॉल किया जाता है तराई प्रदेश। और ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है मैदानी भाग, और ये भी तराई क्षेत्र भी मैदानी भाग ही है। परंतु जब आप शिवालिक से नीचे आते हैं तो शिवालिक से नीचे आने पर आपको कई रीजन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि भाबर प्रदेश है ना, फिर आता है तराई क्षेत्र, फिर आता है बांगर क्षेत्र यानी कि पुराने बाढ़ का मैदान, और फिर आता है खादर क्षेत्र जिसको हम नए बाढ़ का मैदान नाम देते हैं। यदि आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप उत्तराखंड वाले रीजन में चले जाएं, उत्तराखंड में आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप एक एक स्टेट को अच्छे से देखें ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। याद रखिएगा कि ये जो तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र मेनली जाना जाता है किसके लिए? ये जाना जाता है अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए, अर्थात यह बायोडायवर्सिटी के हिसाब से, जैव विविधता के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए यहां पर नेशनल पार्क और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण भी किया जाता है। परंतु आप याद रखें कि बिहार में केवल और केवल आपको बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंगली एक नेशनल पार्क मिलेगा, ओनली वन नेशनल पार्क दिखाई देता है, और यहां पर 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य दिखाई देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देती है। अब ये जो एक नेशनल पार्क है ये कौन सा है? तो इससे बच्चे कॉल किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है वाल्मीकि, इसे नाम दिया जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क आता है, याद रखें कि इसकी जो सबसे मेन रिवर मानी जाती है दैट इज कॉल्ड गंडक। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल और केवल गंडक ही इससे प्रवाहित होती है, इसके अलावा और भी कई नदियां इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। बेसिकली ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो एकमात्र नेशनल पार्क है यहां पर आपको राइनो देखने के लिए मिलेगा, टाइगर प्रोजेक्ट भी यहां पर चल रहा है, यानी कि सब जैसा एक नेशनल पार्क में होता है वैसा सब कुछ यहां पर है। टाइगर प्रोजेक्ट, चूंकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट हर नेशनल, लगभग अधिकतर नेशनल पार्क में चलता है, यहां पर भी ये टाइगर प्रोजेक्ट चलता है। बस यहां पर एक जीव इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको कहा जाता है बच्चे क्या? गैंडा। पर गैंडा अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है किसी को चिढ़ा रहे हो, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है राइनो। इज दैट क्लियर? ये इसके लिए भी जाना जाता है। और याद रखें कि एक टाइम पर ये इंडियन राइनो पूरे अफ्रीका पूरे के पूरे उत्तर भारत के मैदान में मिलता था। बाद में इसके सींग के लिए इसका शिकार किया जाने लगा और आज ये वर्तमान में खतरे में है ना। जैसे कई स्पीसीज खतरे में है वैसे ये राइनो भी खतरे में है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस गैंडे का अर्थात इस, अपने भाई आई को मत बोल देना ऐसा है ना, तो ये इस राइनो का IUCN स्टेटस क्या है, ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहता हूं। आपके कहे अनुसार मैंने यहां पर अपने बोलने की स्पीड
कुछ कम की है ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर देकर जाएं और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ आने वाले दिन में। जब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।